So we are here to understand this whole examination and the strategy to clear this exam, right? Now you have to listen to things very carefully and keep on writing down the points. White papers too. Because this is a very important lecture. The steps are quite clear and there are few things you must remember. Because civil service examination में जितनी तैयारी, जितना इम्पोर्टेंट कंटेंट तैयार करना होता है, राइट, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उसको कैसे और कितना तैयार करना है, राइट. When you are preparing for civil services typical examination, then you must understand कि if I am preparing for Indian polity or Indian history, okay, whether you are appearing in CDS or you are appearing in NDA or you are appearing in HCS or you are appearing in Patwari LI paper, polity is going to remain same. What is the variable? Variable is कितना डेप्थ में पढ़ना है ना? देखिए आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, some of you might have collected some information कि भाई इंडियन पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें? लक्ष्मीकांत. अब जिसने लक्ष्मीकांत उठा ली उसका पेपर तो होना ही नहीं क्लियर. बी वेरी क्लियर, बिकॉज लक्ष्मीकांत आप पढ़ने बैठेंगे 3 महीने लक्ष्मीकांत में लग जाएंगे. It is such a bulky book. It is a book which has to be prepared with a planning of 1 year. ठीक है? So this lecture will be oriented towards discussing few things. First of all, we will understand the pattern of examination briefly. ये तो पता ही है आपको, लेकिन फिर भी एक बार go through करेंगे pattern of examination कि doubt ना रह जाए. Secondly, we will broadly see the syllabus of the paper कि syllabus क्या है, right? And then the third part आ जाएगा क्या? Content कि तैयार क्या करना है? What is the content? और the content preparation part क्या है? कि how to prepare this content? कि ये syllabus है तो कैसे तैयार करना है, मोटी सी बात. And the fourth and the final important part is the strategic steps. कि आपको क्या steps उठाने हैं in the next 3 months. If I am assuming that अभी आपका अगर मार्च है, टुडे इज 4 मार्च, तो अगर हम अज्यूम करके चलें कि आपका पेपर 4 जुलाई को होगा, 2 अजम्पशन हो सकती हैं, या 4 जून को या 4 जुलाई को, नॉट टू टेक ऑफ द डेट पार्ट, राइट. तो आपके पास इन एनी केस 3 या 4 महीने हैं. यू हैव 3 to 4 मंथ्स अगर सब कुछ ठीक चलता रहा. अदरवाइज पीपीएससी एचपीएससी आर नोन फॉर सब कुछ ना ठीक चलने के. Isn't it? थोड़ा सा मजाक भी करेंगे क्योंकि दे शेयर सफिशिएंट पोर्शन ऑफ अनसर्टनिटी कि आपको पता नहीं होता पेपर कब होगा. तो मेरी बड़ी फेमस स्टेटमेंट है कि इन कमीशंस का ये नहीं पता होगा प्री कब देना है. अगर प्री हो गया तो ये नहीं पता मेंस कब होना है. मेंस हो गया तो ये पता नहीं कब इंटरव्यू होना है. तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है. होगा जरूर, बट समहाउ 1-2-3 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं. Sometimes it is due to their administrative problem or sometimes it is due to litigation. दोनों ही बातें, ठीक है. लेकिन क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं? मैंने क्यों बात बताई आपको ये? Lot of students are not ready for that mentally. वो क्या करते हैं, जैसे पेपर नहीं हो रहा डेट, उनकी तैयारी धीरे धीरे कम होती जाती है. एंड अच्छे भले स्टूडेंट होते हैं और अपनी तैयारी खत्म करके बैठ जाते हैं और बिल्कुल तैयारी छोड़ ही देते हैं एक टाइम पे कि अब पता ही नहीं पेपर कब होना है, और फिर एकदम पेपर आ जाता है. You see, so strategic steps should be clear in your head, right? So let us come to the first part of your discussion, the plan of examination. क्या है आपका प्लान? प्रीलिम होगा आपका. प्रीलिम में 2 पेपर हैं आपके, जीएस और सी सेट बोल रहे हैं इसको. वो 100 नंबर का ये है, 100 नंबर का ये है, ठीक है. वेरी सिंपल, दिस इज क्वालिफाइंग, राइट. इसमें आपके 33% मार्क्स आने चाहिए मिनिमम, तभी आपका ये पेपर चेक होगा. और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे. तो ये 100 क्वेश्चन का आपका पेपर है प्रीलिम का, सिर्फ एज पर द यूपीएससी पैटर्न. क्लियर कि 100 जो क्वेश्चंस हैं इसमें कितने नंबर आपके आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर फेट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड. अब जितने लोग जीएस अब ये पेपर दे रहे हैं तो इसमें से 12 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज लोग कॉल किए जाएंगे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. मतलब कितने हो गए?
ये करीब आपके 1900 लोग हो गए जिनको बुलाया जाएगा फॉर मेंस एग्जामिनेशन। क्लियर? डन? इतने ही लोग बुलाए जाएंगे, काफी कम नहीं है। डोंट थिंक इट्स अ स्मॉल नंबर, इट्स अ बिग नंबर। अच्छी सीटें हैं, 156 आर गुड सीट्स। अब सेकंड फेज पे आ जाइए। देन सेकंड इज द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में 6 पेपर हैं आपके, सिंपल। देयर आर 6 पेपर्स। एक इंग्लिश का पेपर इंक्लूडिंग एसे, एक हिंदी का पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट वंस, एंड देन यू हैव जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, देन ऑप्शनल 1। एक ही ऑप्शन रखना है आपको, उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। ठीक है? एंड ईच पेपर कैरीज हाउ मेनी मार्क्स? बताओ भाई। स्टार्टिंग तो 100 के इंग्लिश हिंदी के, सभी 100 के हैं। 200 के नहीं, सभी 100 के हैं। 6 हो गए तो 100 है, अगर 200 लेंगे तो 4 रह जाएंगे। यस, तो हमने कर दिया 100 into 6। तो ये जो 6 पेपर आपके, ये सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने हैं जितने स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट के अंदर लिखने हैं और स्पेसिफाइड आंसर देने हैं आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। क्लियर हो गई बात? अब थर्ड स्टेज पे आपका आ जाएगा इंटरव्यू, उसको रहने देते हैं अभी। तो जो ये मेंस लोग देंगे, उसके बाद वो 2.5 गुना या 3 गुना, 2.5 से 3 गुना लोग बुलाएंगे किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। 100 अगर 56 वैकेंसीज है तो अगर 3 भी लगा ले तो रफली 400-450 लोगों को वो बुलाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। तो आप देखिए रेशो ठीक ठाक है। 1900 में से अगर 500 लोगों को बुला लेते हैं तो अच्छा, आपकी चांस तो काफी बनता है। लेकिन एक छोटा सा फ्लेयर लगा दिया उन्होंने यहाँ पे कि आपका एग्रीगेट में, मतलब 600 में से मिनिमम 45% मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर 45% मार्क्स नहीं आए तो आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया नहीं जा सकता। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि आपके इंग्लिश और हिंदी में, ये 2 लैंग्वेजेस के पेपर में मिनिमम 33% ईच होने चाहिए। 33% नंबर आने चाहिए। 100 में से 33 नंबर तो आपके इंग्लिश में, 100 में से 33 हिंदी में आने ही चाहिए। ठीक है? तो ये खतरनाक नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आनी है तो 45% तो होंगे ही। नो, इफ यू डोंट गेट 45% तो वैसे चांस नहीं है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, डराने के लिए है। इतने तो आते ही हैं, जिसको इंटरव्यू कॉल आनी है इतने तो आएंगे ही उसके। बट द सेकंड कंडीशन दिस इज ब्यूटीफुल। और 100 में से 33 हिंदी में, 100 में से 33 इंग्लिश में। कई बार यहाँ पे बच्चे कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, ग्रामर हो गई, तो दे आर वेरी टची अबाउट दैट। सो हमें लैंग्वेज का ध्यान प्रॉपर्ली देना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो ये आपका पैटर्न नया है अकॉर्डिंग टू HPSC, जो अभी तक है, जो अभी तक है। ठीक? यू हैव टू कीप ट्रैक। चलिए, इसमें क्वेश्चन कोई किसी ने पूछना है? जनरल स्टडी के 2 पेपर होंगे। जनरल स्टडीज के 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2। मैं सिलेबस पे आता हूँ। ठीक होगी बात? सर, जिसके सीसेट में 33% आएंगे उसी का जीएस काउंट, उसी का जीएस का पेपर चेक हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। नो। अगर आपके यहाँ 33 नहीं आए तो चेक नहीं होना। जैसे यूपीएससी के अंदर एक वक्त में 25%, अभी 25% है खैर, कि जो लैंग्वेजेस पेपर वैसे यूपीएससी में क्वालिफाइंग है, बट वहां पे भी कंडीशन थी कि 25% आपके नंबर आने चाहिए इन इंग्लिश और जो लैंग्वेज पेपर है। तो अगर आपके उसमें 25% नहीं आ रहे तो आपको येलो एक प्रेम पत्र आता था कि भाई वी आर वेरी सॉरी, आपने इतने नंबर नहीं लिए तो आपको आपके अगले पेपर चेक नहीं किए जाएंगे। तो हमें भी एक मित्र का कभी कभी सौभाग्य होता था देखने का वो येलो, तो एक हमने देखा तो बड़ी खुशी हुई हमारे को कि हमने भी देख लिया अपनी लाइफ टाइम में। अदरवाइज कहाँ दिखता है, लोग क्लियर कर ही जाते हैं, isn't it? बट हमने एक बार एक दोस्त के केस में देखा कि ये येलो कैसा चीज होती है ये। तो 33% नंबर ध्यान रखनी है, इग्नोर नहीं करना कि हिंदी है, हिंदी तो कर ही लेंगे। इसी चक्कर में बहुत लोग उड़ जाते हैं कि हिंदी है, हिंदी तो कर ही लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा भी कहाँ कहाँ आप जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं आपको कहाँ एज मिलेगा और कहाँ आपको काम करना है। Isn't it? You might be feeling threatened कि यार हमने तो अभी तैयारी शुरू करनी है, हमारा क्या बनना है? यूपीएससी एस्पिरेंट 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं,
और आपको जान के हैरानी होगी, इन माई 20 years 21 years ऑफ करियर एंड 5 years ऑफ प्रिपरेशन, 25-26 साल के अंदर देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, हर बार सिलेक्शन होती है ऐसे बच्चों की जिन्होंने आईएएस की तैयारी करी नहीं थी। हमारा 2 बार फर्स्ट रैंक आ चुका है, एक बार तो डेफिनेटली फर्स्ट रैंक उस लड़की का था जो आईएएस की, शी इज प्रेजेंटली इनटू आईएएस, नेहा बंसल। लेकिन सेकंड, दोनों सोशियोलॉजी के स्टूडेंट थे मेरे, सेकंड रैंक आया उस लड़के का, ही नेवर प्रिपेयर्ड फॉर आईएएस, ही गॉट फर्स्ट रैंक। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस पेपर को क्लियर किया जो सिर्फ एचसीएस की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपका एज और आपके स्ट्रेंथ्स कहाँ पे है, और यूपीएससी वालों को यह समझना पड़ेगा कि कहां वो वीक पड़ सकते हैं, isn't it? तो आप देखेंगे जनरली, मैं ये बात कह रहा हूं विद कोट एंड कोट क्लासिफाइड कि अल्टीमेटली आप देखेंगे पीसीएस या एचसीएस ये लोग इस तरह से एग्जाम रखते हैं कि आईएएस के साथ जनरली क्लैश ही करता है कि बहुत ज्यादा लोग तैयारी कर ना पाए। Although that is not an officially stated reason, but definitely हर स्टेट कमीशन का थोड़ा सा रहता है कि स्टेट के बच्चों को एडवांटेज कोई मिले, और जायज भी है वो बात, कि नहीं? ठीक है ना? अदरवाइज पेपर कनेक्ट करने का फायदा है क्या? यूपीएससी करा लेते, तो यूपीएससी का पेपर होता है उसमें से ले ले बच्चे, व्हाई टू कंडक्ट अ सेपरेट एग्जामिनेशन? तो सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का रैशनली ये बनता है कि एक स्टेट स्पेसिफिक बच्चों को एक एनफ अपॉर्चुनिटी जेन्युइन मिले अपने स्टेट के एग्जाम को देने का, कि नहीं? वही हम चाहते हैं। क्लियर होगी बात? नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, ये हमने कर लिया द सिलेबस पार्ट। देखिए आप, तो जनरल स्टडीज के अंदर देखिए जो मेजर सेक्शंस हैं वो पहले तो है हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री आ गया आपकी, हिस्ट्री में आ गया एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, 3 तरह की हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। सेकंड इज इंडियन पॉलिटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका ज्योग्राफी आ गया, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी एज वेल एज इंडियन ज्योग्राफी, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड एज वेल एज इंडियन। फिर आ गया आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर इंडियन इकोनॉमी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ। और नेक्स्ट आ गया आपका साइंस, साइंस के अंदर बेसिक फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब रफली 10th लेवल तक का हम कहते हैं, बट ऐसा कोई लेवल डिफाइंड नहीं होता। और इसके अलावा कुछ साइंस एंड टेक पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक जो करंट ओरिएंटेड होते हैं, स्पेस पे, न्यूक्लियर पे, इलेक्ट्रिक, करना नहीं होता पूरा स्वेट तैयार, बट वो करंट में जो हैपनिंग्स हुई हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस, जैसे अभी पीएसएलवी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ब्राजील का सैटेलाइट भेजा है ना, भेजा है उन्होंने, तो क्या नाम है उस सैटेलाइट का, कहां से भेजा है, मैं भी पूछ ले। एक बात है, ऐसे करंट के करने होते हैं, जनरली करंट पे पूछे जाते हैं, आने पूछने को कुछ लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका हरियाणा जी, हरियाणा से क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की हिस्ट्री, ये क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द करंट। करंट में आपके नेशनल भी आता है और इंटरनेशनल भी आता है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। क्लियर होगी बात ये? अब आप देखिए 100 क्वेश्चन आने हैं आपके, यू विल गेट 100 क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज। तो अगर आप रैशनली देखें तो आप, अगर मैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मैं आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, नॉट टू बी टेकन एज इट इज, बट द वे यू हैव टू थिंक। तो आपने एवरेज लगा लिया कि 70 क्वेश्चन बनते हैं, 70 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो आपके हैं आप लगा के चलो कि ऊपर नीचे डिवाइड होने चाहिए, कि यहाँ 5 कभी पूछ लिए, कहीं यहाँ 15 पूछ लिए, ज्योग्राफी में से 5 और पूछ लिए, करंट में से 10 और आ गए। कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, अगर कल को वो पॉलिटी पे क्वेश्चन ना पूछे, जो हो चुका है हरियाणा में एक बार,
they didn't ask even a single question on Indian polity. But that was long back. I'm talking of 7, 8, 9 years back. एक भी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी पे नहीं पूछा गया पहले। तो आपको इसके लिए भी मेंटली तैयार है। प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फॉर एनी, देखो, प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फॉर एनी चेंजेस इन दी वेटेजेस। कोई अजम्पशन लेके नहीं चलना। कई जगह पे आपको ये मिलेगा जी आप एंशिएंट और मिडिवल छोड़ दो, मॉडर्न कर लो बस, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री मत करो, बायो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब बेकार की बातें हैं। ओनली दैट पर्सन कैन से दिस थिंग हु इज टोटली इनएक्सपीरियंस्ड। कुछ नहीं छोड़ सकते आप। एक लेवल डिसाइड करना होता है हमें कि हाँ इतने लेवल का मैंने करके जाना है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है पेपर्स का। पता लगे इकोनॉमी में से 30 क्वेश्चन आ गए, what will happen? Forget about HPSC or PPSC. UPSCs has started doing the same thing. कि भैया 27 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ गए, भाई पॉलिटी में से 5 क्वेश्चन, या ज्योग्राफी दे रहे हैं, ज्योग्राफी में से एक एग्रीकल्चर के चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आ गए, बाकी पूरे ज्योग्राफी में से 3 क्वेश्चन। यू मे फील डिसीव्ड कि भैया मैंने तैयारी करी, ज्योग्राफी क्वेश्चन कोई आया नहीं, बट यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड। यही तैयारी है, यही हमारा रोल है, इसी के लिए आप बैठे हो यहां पे। हमारे पास तैयारी करने का मतलब ये नहीं है हिस्ट्री तैयार करनी है, ज्योग्राफी तैयार करनी है, पॉलिटी तैयार करनी है। प्लीज मत आओ। जो हिस्ट्री तैयार करने आएगा हमारे लिए बेकार है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें बच्चा चाहिए कितना तैयार करना है, जो बिल्कुल पढ़ाई से भागे, जो सोच सोच के तैयारी करे कि मैं नहीं, जो कुछ भी पढ़ने से चलिए पढ़ूं। ये मैं एचएस की बात कर रहा हूं, पीसीएस की बात कर रहा हूं, सर पढ़ूंगी मुंह पे ऐसा होना चाहिए मना ही कर दे। आपको हैरानी हो रही होगी क्या बोल रहे बंदा। दिस इज अगर बनना है तो ऐसे बनना है, और कोई इतिहास रास्ता नहीं है। ये तो अच्छा है। मेरे को एक बच्चा याद आ जाता है लास्ट पीसीएस से, वी वर बुलिश ऑन दैट स्टूडेंट कि यार ये करेंगे कुछ, पर उसने एक सेंटेंस आके मुझे एक दिन रूम में बोल दिया, मैं उसके बाद बहुत टेंशन में आ गया। कहते सर मैंने पंजाबी में बोल रहा हूँ मैं, सर चंगे तो चंगा तैयार करना है। बस मैं क्या कही तो मैं टेंशन में आ गया। मैं क्या उसको कैसे समझाऊं, जिस बंदे के दिमाग में ये आ गया कि चंगे तो चंगा तैयार करना है, उसको मैं कैसे कहूं कि नहीं तैयार करना एज अ टीचर। तो हमने बड़ा उसको समझाने की कोशिश की, बेटा ऐसा है कि जो उतना रिक्वायर्ड है उतना तैयार करना है, पेपर भूल जाओ। पेपर का क्या पता कैसा आ जाए। पेपर तो इस बार आप पीसीएस का एक्सपीरियंस अगर आपको जाना हो, जब आप तैयारी शुरू करोगे तो पीसीएस में इतना मुश्किल पेपर आ गया कि यूपीएससी में भी नहीं आता। लास्ट ईयर एचएस का पेपर आप देख लो, जो पहले आया था वो चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ के क्लियर कर लो। हमारे बच्चे पेपर देख के आए लास्ट एचएस का, वो कहते सर ये देखना पड़ रहा था क्वेश्चन कौन सा नहीं आता, कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, इतना आसान पेपर था। तो आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द लास्ट ईयर्स एचएस पेपर और दिस ईयर्स पीसीएस पेपर? यही डिसीजन जो है आपकी सक्सेस और फेलियर डिसाइड करेगा। अगर आप लोग इन्फ्लुएंस हो गए कि नहीं यार पीसीएस में इतना मुश्किल आ गया, क्या पता एचएस में भी आ जाए, और आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दिया आपने, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि टाइम ही नहीं है उतना। बिकॉज द वे द पीसीएस पेपर वाज आस्क्ड, इट रिक्वायर्ड 8 to 10 months ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन फर्क नहीं पड़ता कोई, है तो सब बराबर ही ना। गॉट में समझाई बात? तो इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी चीज से। आपको एक पैटर्न है कि ठीक है यार एचएस के लिए मुझे इतना तैयार करके जाना है, उतना ही तैयार अच्छे से करना है, इररिस्पेक्टिव कि क्या पेपर पीसीएस में आया, क्या पेपर आईएएस में आया, या क्या पेपर पीसीएस में एचएस में पिछली बार आया। वही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जो क्लियर हेडेड होते हैं कि यार मेरा काम इतना तैयार करना है 4 महीने में, इतना ही हो सकता है,
अगर मैंने इससे ज़्यादा अपना काम फैलाया तो मैं गया, तो मेरा या तो कुछ ना कुछ सेक्शन छूट जाएगा, कोई मेरी फिजिक्स छूट जाएगी, केमिस्ट्री छूट जाएगी, एंशिएंट छूट जाएगी, कोई ना कोई छूट जाएगी, फिर मैं बिल्कुल ही आई एम एट द मर्सी ऑफ गॉड कि तुक्का लग गया ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाइल प्रिपेयरिंग अ सिलेबस। ये क्लियर हो गई आपको? तो इतने की वेटेज लेके चलनी है, बट प्रिजम्पशन कोई नहीं रखनी माइंड में कि यार पॉलिटी में से इतने आ जाएंगे, उसमें कोई भी ना अच्छा है, हो सकता है इकोनॉमी में 30 आ जाए। तो आपको वेटेज सबको बराबर देनी है। यही हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि हम किसी भी सेक्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि बाय एक्सपीरियंस हमें पता है यार कुछ नहीं पता लगता है इनका। पता लगा आपको, और बड़ी आम बात है, मैं भी आपको कह सकता हूँ कि यार मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, एशियन मिडिवल से कम पूछते हैं। मैं कह सकता हूँ ये बात कि 8 से 10 8 क्वेश्चन अगर मॉडर्न पे पूछेंगे तो यहाँ 5 क्वेश्चन के करीब आएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 8 क्वेश्चन ये इतने मुश्किल हैं कि इसमें से तो आपको 3 ही आते हैं, लेकिन ये आसान 5 आसान थे जो आप पढ़ के नहीं गए। समझे बात मेरी? आपको बेसिक फैक्ट नहीं पता थे, राजाओं की क्रोनोलॉजी नहीं पता थी, आप याद ही नहीं करा आपने। आपको ये नहीं पता विजयनगरम का पहला राजा कौन था, या किस चोला ने कौन सा मंदिर बनाया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है नहीं यार, लेकिन अगर कोई नहीं तैयार करेगा तो डेफिनेटली नहीं आते होंगे। ठीक है जी, चलिए एक बात ये हो गई, आगे चलते हैं। अब मेंस का अगर सिलेबस देखिए, मेंस का 2 पेपर है। जीएस का सारा पार्ट जो है मेंस में डिवाइडेड है, ठीक है ना। उसमें आपका हिस्ट्री होगी, मॉडर्न इंडिया आता है, एंशिएंट मिडिवल नहीं आता उसमें, है ना। ये मैं नाम मेंस पे मैं नहीं ज्यादा फोकस करूंगा, मैं प्री पे ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन ये लेक्चर एक्चुअली एचएस प्री का है। तो आई थिंक मेंस का हम अभी ना करें डिस्कस तो बेटर है, बट आपको मैंने बता दिया है बेटर, क्योंकि ना ही अभी कोई टाइम है मेंस की तैयारी करने का, राइट। ऑल्दो हमारे कोर्स में इनबिल्ट होता है, जब हम कराते हैं तो हमें पता होता है कि ये सेक्शन कॉमन है प्री और मेंस का, तो थोड़ा सा हम डिफरेंट अप्रोच से कराते हैं। वो हमारी इंटरनल स्ट्रेटजी है, वो आप उसका आपको कोई लेना देना नहीं है ना। वो हमें पता है कि कैसे टाइम बचाना है, क्योंकि आफ्टर प्री कई बार बहुत कम टाइम मिलता है, 1.5 से 2 महीने। एचसीएस इज नोन फॉर दैट। कई बार ऐसा हुआ है कि प्री हुआ 1.5 महीने बाद मेंस, तो एक्चुअली बहुत कम टाइम होता है फोकस करने का। तो हमें बहुत ही स्ट्रेटजी से चलना पड़ता है, ये अज्यूम करके कि यार हो सकता है 2 महीने ही दें बस, तो मुझे अभी प्री का अगर मुझे 4 महीने मिल रहे हैं तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको जो ये मेंस के कॉमन सेक्शन है वो इस तरह से करा दूं कि वो सिर्फ प्री के नहीं है, उसमें कुछ मेंस एलिमेंट भी है, कि आपकी 50, 60, 70% मेंस की तैयारी भी उस एलिमेंट की हो गई, और प्री में भी बेनिफिट करेगा वो। तो ये हमारी इंटरनल स्ट्रेटजी रहती है, ठीक है। तो जीएस का ये आपका सिलेबस। सी सेट के अंदर वही लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश चलती है। इस ये जो क्वांट का 33% मार्क्स लेने हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। अब आप इस बार का अगर पीसीएस देख लें तो डेफिनेटली आप कहोगे तैयारी तो करनी है, 33% तो लेने हैं। अदर पीसीएस के अंदर तो ये क्वालिफाइंग नहीं था, इसके मार्क्स ऐड होने हैं, है ना। लेकिन 33% तक की हालत आपकी होनी चाहिए। उसके लिए मैं छोटा सा एक रेसिपी देता हूं आपको कि वेदर यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनीथिंग और नॉट। यूपीएससी के 2 साल के पेपर उठाओ, आसान ही होते हैं, मुश्किल नहीं होता, वो सॉल्व करके देखो। अगर आपको लगता है क्वांट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या लॉजिकल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश जहां भी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी सिलेक्टिव तैयारी आप कर सकते हो। बट बहुत ज्यादा सी सेट के अंदर घुसने का फायदा नहीं है। ये नहीं है हमने आंखें बंद करी और कोर्स ज्वाइन कर लिया भाई, देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रिपरेशन ओनली, नॉट फॉर रिजल्ट। मैं एक ही बात पूछता हूँ बच्चे से जो मेरे पास कोई आता है कि भाई तू प्रिपेयर कर रहा है या रिजल्ट चाहता है। पहले अपने आप में आपको ये क्लियर करना पड़ता है कि मैं आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर प्रिपरेशन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर रिजल्ट। तो जब आप प्रिपेयरिंग फॉर रिजल्ट करते हो तो सारे आपके डिसीजन किस ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट के। ये नहीं इससे प्रभावित नहीं होते कि ये मुझे आता या नहीं आता, क्या है इसकी या नहीं, ये स्टेटमेंट होती है, ये क्वेश्चन होता है आपके मन में। मेरे लिए वो बच्चा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन करके कोई तमगा नहीं मिल जाना आपको। तमगा किस चीज से मिलेगा, रिजल्ट आने से। तो थिंक इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट प्रोफेशनली।
कि भाई ये मेरे को तैयारी करनी है, ये मुझे आता है, ये नहीं आता। तो सी सेट में सेंटिमेंटल नहीं होना, जो नहीं आता, जहां वीकनेस है वो पर्टिकुलर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि क्वांट है, क्वांट में चलो एक प्रैक्टिस कर ली। वी हैव इन हाउस फैसिलिटी टू हेल्प यू। स्पेसिफिकली अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, इंडिविजुअल लेवल पे आपको बताया जाता है इतना कर ले। बट वी आर नॉट एट ऑल बुलिश अबाउट यू आर डूइंग सी सेट कोर्स। वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन दैट। आप कहोगे सी सेट करना, हम पहले मना करेंगे, नहीं नहीं नहीं, नो पागल। जो बच्चे बिल्कुल ही पैदल होते हैं उनके लिए कोर्स करते हैं हम, कि उनका 33 तो पार कराएं। अब एक बच्चे की इंग्लिश भी पैदल है और सपोज सी सेट भी, क्वांट भी पैदल है, तो कराना ही पड़ेगा कुछ तो, है ना। तो वो अलग कोर्स होता है एक, लेकिन अकॉर्डिंगली तैयारी करनी पड़ती है, बहुत कंजर्वेटिव होती है। सिलेबस क्लियर हो गया आपको? कम टू द कंटेंट, ठीक है ना। अब कंटेंट और स्टेप्स की दोनों इकट्ठे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपके स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए और कंटेंट क्या होना चाहिए, किस तरह से कंटेंट तैयार करना है और कैसे स्टेप्स में करना है आपको, राइट। तो लिखो जी। तो नंबर फर्स्ट थिंग तो है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको मैं एक सिंपल सा एक देता हूं आपको कि 14 से 15 एनसीईआरटी बुक्स हैं, स्पेसिफिक 14 से 15 एनसीईआरटी बुक्स हैं, वो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें कौन सी हैं जो मैं बता रहा हूं, वो उसको स्टिक करोगे तो फायदे में रहोगे, उससे ज्यादा फैलोगे तो ना वो एनसीईआरटी पूरी पढ़ी जाएंगी और हमेशा एक लो कॉन्फिडेंस में घूमते रहोगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी अभी। लोग बहुत बता देते हैं कई बार। हिस्ट्री की आपकी +1 +2 की 3 एनसीईआरटी, सिर्फ +1 एंड +2। ज्योग्राफी की सिर्फ +1 एंड +2 की 4 एनसीईआरटी। नई वाली लेनी है, पुरानी नहीं लेनी। कुछ लोग आपको कह सकते हैं नेट पे आप कि पुरानी वाली ज्यादा अच्छी है, हिस्ट्री वाली पुरानी वाली ज्यादा अच्छी है। डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकती अगर आप स्टेप्स में तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी योजना 3 महीनों में तैयारी करने की है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप 22 के लिए तैयार कर रहे हो, HCS 22-23 के लिए तैयार कर रहे हो अगर, फिर ठीक है, आप पुरानी ले सकते हो। अभी आपको डिसाइड कर लेना कि आपने HCS 2021 का पेपर देना है या 22 का देना है या 23 का देना है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री की लेके बैठ गए, पुरानी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेके बैठ गए, तो आप 22 और 23 की तैयारी कर रहे हो। डोंट रिमेन इन एनी टाइप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। और जिस बंदे ने आपको ये सजेस्ट किया है वो आपके लिए 22 और 23 ही सोच रहा है, नहीं तो आप क्वेश्चन लेना पूछता ही है। समझ की बात? सर तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ ले, एंशिएंट की पढ़ ले भाई, मेरे से क्या पूछ रहा है? तो तमिलनाडु बोर्ड क्या है, तू AL भाषम पढ़ ले, हिस्ट्री की इतनी मोटी किताब है, बड़ी प्यारी सी किताब है। सतीश शर्मा की किताब पढ़ ले, मिडिवल की, ग्रोवर की किताबें पढ़ लो, बहुत सारी किताबें आती है इतनी मोटी मोटी एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की। क्योंकि आपने तो एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न बड़ी अच्छे से करनी है ना। क्या करनी है? अच्छे से तो नहीं करनी ना। आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी आज से ही, रेलेवेंट तैयारी कि हाँ आप एक स्टेप मूव करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। थर्ड, इंडियन पॉलिटी की एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, सिर्फ एक किताब, 3-4 घंटे की कहानी है बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, पतली सी किताब है। इंडियन इकोनॉमी की एक किताब, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये +2 की किताब है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक किताब है बस, बेकार सी किताब है, ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक पढ़ लेते तो हर्ज कोई नहीं है। तो कौन सा रह गया भाई आपका? साइंस की। साइंस की किताबें पढ़नी है 6th to 10th, 6th to 10th। ये सारी जो एनसीईआरटी है, देखिए आपने 2 बार पढ़नी है। एक बार आप पढ़नी है, लिख लीजिए ध्यान से, एक बार आप पढ़नी है और एक बार आपने प्रीलिम एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़नी है। अभी आपको 15 से 20 दिन लग सकते हैं इसमें,
15 से 20 लगा लो, 25 लगा लो दिन, कोई बात नहीं, चलती रहेंगी। 20-25 दिन लगा लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिन में 2 घंटे या 3 घंटे आपने एनसीईआरटी ये पढ़नी पड़नी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी आपको बाकियों पे 4, 5, 6 क्वेश्चन का एज दे जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो कहीं नहीं आप करते, ना हम कराएंगे ना किसी किताब में, एडवांस किताब मिलेंगे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप मानोगे, पीसीएस का मैंने पेपर डिस्कस किया, मेंस का, अभी इकोनॉमी का, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो कहीं नहीं है, एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से दोनों क्वेश्चन आए, और उसका आंसर कहीं नहीं मिलता। सोचो। और यही बात मैं याद करता हूं, और बच्चे आके कहते हैं सर जो आगे पूछ ह्यूमन कैपिटल पे, वहां पे ह्यूमन कैपिटल का चैप्टर है। बात लिख सकता कोई भी, लेकिन देखो जो ह्यूमन कैपिटल की इंटरप्रिटेशन उस बुक में है, आंसर वही, मॉडल आंसर वही बनेगा वहां पे। आप जो मर्जी करते रहो, काटा मार दो ना, क्योंकि क्वेश्चन वहां से उठाया हुआ है सीधा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम में भी, मेंस में भी। तो 2 बार पढ़नी है एनसीईआरटी, एक बार अब और एक बार पहले। अगर अभी आपको 15-20 दिन लग गए, उस वक्त 2 या 3 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे एट दैट टाइम, नॉट मोर देन 2-3 डेज। स्कैनिंग नहीं होती, कुछ 2-4 फैक्ट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, वही अपने काम आ जाते हैं। राइट, स्टेप नंबर 2। नाउ सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप पे 2 चीजें आती हैं, या आप सेल्फ स्टडी करोगे या आप कोचिंग लोगे। या तो आप सेल्फ स्टडी करोगे या फिर आप कोचिंग लोगे। मैं दोनों ही बताऊंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो कितना पढ़ना है, और आप कोचिंग लोगे तो क्या करना है। ठीक है ना। कोचिंग लोगे तो डेफिनेटली मैं अपना बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोचिंग लोगे तो क्या पढ़ना है, बस आपने, बाकियों का मुझे पता नहीं कि वेदर दैट इज सफिशिएंट और नॉट। डन, रैशनल। तो ठीक है, पहले लेते हैं सेल्फ स्टडी। अगर आप अपने आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो मैंने क्या आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, कि जो प्रोहिबिशंस बताता हूं पहले, कि डू नॉट रीड। मैं ये नहीं बता रहा आपको कि क्या पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूं क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने वो चीज पहले नहीं पढ़ी है, अगर वो बुक्स आपने पहले नहीं पढ़ी है, तो हाथ नहीं लगाना। लक्ष्मीकांत इज अ बिग नो, प्रोहिबिटेड बुक है ये फॉर एचसीएस। प्रोहिबिटेड कहते हैं इसे, प्रोहिबिटेड बुक है ये फॉर एचसीएस। आप गए और आप उड़े। इंडियन इकोनॉमी के रमेश सिंह और संजीव कुमार, प्रोहिबिटेड। अब रमेश सिंह आप इकोनॉमी के पढ़ने बैठ जाए तो आराम से महीना 1.5 महीना लग जाएगा, और पहले कुछ पढ़ना नहीं, आपके तैयारी होनी नहीं। फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला चिप देगा आपको कि रमेश सिंह पढ़ लो, आप पढ़ते रहोगे, आपका होगा नहीं, फिर आप अपने आप को ब्लेम करते रहोगे, किताब पढ़ी नहीं गई मेरे से, पढ़ी जानी नहीं थी। नो sane person can read that book in such a short span of time, and that to that level. कि नहीं? समझी बात? थर्ड, हिस्ट्री। राजीव बहेर नहीं पढ़नी मॉडर्न इंडिया के लिए। सारे स्माइले मारे हैं, मुझे लगता है सारी इकट्ठी करके लाए हैं और घर में आ चुकी हैं किताबें, लगता है अभी आई नहीं है। गुड। अब आप सोच रहे हो यार सब कुछ तो उड़ा रहा है, क्या करेगा, क्या करें क्या करें। अब ज्योग्राफी की आप माजिद हुसैन लेके बैठ जाओगे तो एचएस की तैयारी थोड़ी कर रहे हो यार, हैं? तो फिर डेफिनेटली यार फंसने वाली बात ही है ना। तो ज्योग्राफी की माजिद हुसैन नहीं पढ़नी, इतनी मोटी किताब है वो, देख के वैसे ही घबरा जाओगे और वैसे तैयारी छोड़ जाओगे। ये तो होगी प्रोहिबिशंस। करना क्या है, व्हाट टू डू। अब मैं हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ूं, व्हाट शुड आई रीड फॉर हिस्ट्री। किसी के दिमाग में है कोई किताब? बताओ।
Which book should I read for ancient and medieval then? लूसेंट है लूसेंट क्या कह रहे हो? लूसेंट हाँ मैं जरूर एक्चुअली आई एम नॉट बुलिश अबाउट दैट. आई एम नॉट अ पर्सन हु रेफर्स गाइड्स. मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव इस मामले में. मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ. कर सकते हो लूसेंट, कोई खराब नहीं है, बट लेकिन अगेन उसमें सारा नहीं कंप्लीट होता, सारी चीजें कंप्लीट नहीं होती. लिखो. देखो एक तो ज्योग्राफी है. ज्योग्राफी की जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, हमेशा इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. तो गो ची लियोंग की बुक आती है एक, जो सिविल सर्विस वाले भी पढ़ते हैं, आईसीएससी की, आईसीएससी बोर्ड की गो ची लियोंग. ये फॉर ज्योग्राफी ज्योग्राफी है. गो ची लियोंग, ये आपने किताब करनी है. ठीक है जी. सेकंड आपकी एक बुक आती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, सुभाष कश्यप की. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय सुभाष कश्यप. ये है नेशनल बुक ट्रस्ट की, पतली सी बुक है, ठीक ठाक बुक है, सुभाष कश्यप की. सुभाष कश्यप सुभाष कश्यप. ठीक होगी बात, राइट? इंडियन पॉलिटी आप किसी भी बुक से, गाइड से, लूसेंट से कर लो, कहीं से भी कर लो. इंडियन पॉलिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन लक्ष्मीकांत नहीं उठाना, किसी भी किताब से पढ़ लो. राइट? अब इसके अलावा किसी एक इंस्टीट्यूट को पकड़ लो, किसी को भी, जो स्पेसिफिकली एचएस की तैयारी कराता है, राइट? उसके आप नोट्स उठा लो. ब्लेंड द नोट्स, ब्लेंड दीज थिंग्स विद दोज नोट्स. किसी भी इंस्टीट्यूट के एचएस स्पेसिफिक नोट्स हैं जो स्टैंडर्ड है, आप हमारे ले लो, चाहे डजंट मैटर, किसी के भी ले लो, लेकिन नोट्स के साथ इसको ब्लेंड कर दो, रादर देन रीडिंग एनी बुक. आपके सारे जो गैप्स हैं वो कवर हो जाएंगे, सारे गैप्स कवर हो जाएंगे, राइट? क्योंकि अगर आप देखो कोचिंग ले रहे हो तो हम सिंपली स्टेप करते हैं कि आपको लेक्चर सुनना है, प्लस आपको हमारे नोट्स सिलेक्टिव पढ़ने हैं, प्लस हमने क्लास में हैंड आउट दे देने हैं. तीसरी कोई बुक भी पढ़नी नहीं है आपने. नो नीड टू रीड एनी बुक, राइट? तो अगर आप एनसीईआरटी तो पढ़नी है. एनसीईआरटी तो पढ़नी है. अगर आप सपोज सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, अगर आप हमारे दो ये चीज ले लेते हो तो आपका काम खत्म हो जाता है. कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको, स्टैंडर्ड है. आपकी सारी समस्या दूर हो जाती है कि हमने कुछ नहीं पढ़ना हो. या ये कॉम्प्लेक्स किसी का भी ले लो जो एचएस स्पेसिफिक नोट्स हैं, नॉट आईएएस वाले. आईएएस वाले फिर वो इतने मोटे बन जाएंगे. एचएस स्पेसिफिक नोट्स कोई भी ले लो, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप है जिसके बिना आपका प्री नहीं क्लियर हो सकता, जिसके बिना ये सब बेकार है, दैट इज टेस्ट. कम से कम 15 से 20 टेस्ट आपको स्टेप नंबर 3 पे आपको 15 to 20 टेस्ट आपको देने हैं. 15 से 20 टेस्ट लेने हैं. से 20 टेस्ट लेने हैं. वो टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन. लास्ट मंथ में आपको एग्जाम से एक महीना पहले 10 से 15 टेस्ट देने ही देने हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी से टेस्ट देने शुरू कर दो, तैयारी की नहीं टेस्ट देने शुरू कर दो. क्लियर? देखो अगर आपने 3 महीने के स्पैन में तैयारी करनी है तो मेरे पास और कोई रेसिपी इतनी छोटी नहीं है ना? आपने पहले पीसीएस की तैयारी कर रखी है, आपने आईएएस की तैयारी कर रखी है, यू डोंट रिक्वायर एनी कोचिंग, आप सेम नोट्स अपने कंटिन्यू कर सकते हो. लेकिन आपने कोई तैयारी नहीं करी, पहले एचएस की करी, कोई एग्जाम की उस तरह से तैयारी नहीं करी सिविल सर्विसेज की, तो 3 महीने के अंदर शॉट मारना अगर, तो आपको
स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई बहुत अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि पर वो क्यों स्टेरॉइड तो स्टेरॉइड होता है, वो उसी पर्पस के लिए, एक्सेस के लिए, उससे आपकी जनरल कोई तैयारी नहीं हो जाती, लेकिन वो आपको करना पड़ता है कि हाँ ये 3 महीने में तैयारी करनी है तो फोकस होकर। ठीक है जी। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके साथ क्या टूल्स क्या हैं? टूल्स क्या हैं? नंबर 1, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यही एग्जाम के पहले आप रिवाइज करोगे। अगर आप सोचो कि बुक्स में ही मार्क कर लें हम, और बुक्स में मार्क करके ही हम पेपर दे आए उसी को रिवाइज करके, नहीं पॉसिबल हो पाता। तो एनसीईआरटी के आपके अलग से नोट्स बने होने चाहिए पॉइंटर्स में। रिमेंबर, हम प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की नहीं कर रहे, तो पॉइंटर्स में इंफॉर्मेशन निकालनी है हमें। जनरली क्वेश्चन भी इंफॉर्मेशन बेस्ड आते हैं इन एग्जाम्स में, है ना, इंफॉर्मेशन बेस्ड आते हैं इन एग्जाम्स में। तो आप इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड तैयारी करनी है हमारे को। एनसीईआरटी में से पॉइंटर निकाल लेने, हार्डली 2, 4, 5 पेज बनते हैं हर एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के 10 पेज बन जाएंगे, हिस्ट्री के 4 पेज बन जाएंगे, 5 छोटे छोटे लिखने हैं बस। उसी तरह से कोई भी नोट्स पढ़ते हो आप, लेक्चर लगाते हो, उसके नोट्स आपके बने होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही नोट्स वही चीजें आपको प्री क्लियर करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर आपकी तैयारी चलेगी, 3 स्टेप्स के अंदर तैयारी चलेगी। किसी भी किताब पे, किसी भी सोर्स पे आपने ब्लाइंडली उसको नहीं फॉलो करना, हमेशा उसको फिल्टर करके कि कितना पढ़ना है मैंने, उतना वो समझ होनी चाहिए आपको कि अगर पॉलिटी पढ़नी है, अगर मैं कोई भी किताब उठाऊं, है ना, तो मुझे उसमें से कितना पढ़ना है वो फोकस करना है आपको। बस कितना पढ़ना है, बस सोचोगे ही उससे फिल्टर अपने आप हो जाएगा। कि एक्सेसिव डिटेल, एक्सेसिव इंट्रिकेसीज हम अवॉइड करते हैं फॉर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम, चाहे क्वेश्चन पेपर में आए चाहे ना आए। हमें अपनी तैयारी को एक बैलेंस्ड फॉर्मेट देना होता है कि यार सारे सेक्शंस मेरे एक बैलेंस्ड फॉर्मेट में तैयार हो, और फिर वहां जाके आपको बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है कि आप क्योंकि बेस्ट परफॉर्म कर सकें और बेस्ट चॉइसेस को एलिमिनेट करके आंसर लिख सकें। देखो एचएस में नेगेटिव मार्किंग है, फॉर एवरी क्वेश्चन रॉन्ग योर 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड। तो ये भी हमें सीखना होता है कि अगर हमने गैस की वर्क भी करना है या एलिमिनेशन भी करनी है तो किस हद तक करनी है और कितनी करनी है ना। एज कंपेयर टू पीसीएस, पीसीएस के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां तुक्के लगा सकते हो आप, लेकिन एचएस के अंदर आप ये काम बहुत सोच समझ के करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, राइट। अब आपको देखो, जब हम जब ये तैयारी करते हैं थोड़ा सा इसमें 2-3 बातें बाय एक्सपीरियंस हैं, इसका कोई वो नहीं है कि इस बार होगा या नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अपार्ट फ्रॉम दैट रिगार्डिंग एचसीएस, जो मेरा पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है हरियाणा के साथ, एचसीएस के साथ। नॉट कि इस बार पेपर क्या आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। देखो जनरली क्या होता है कि हरियाणा के क्वेश्चन कम आते हैं, अगर हिस्टोरिकली देखें तो हरियाणा स्टेट के क्वेश्चन कम पूछते हैं, लेकिन जो भी 5-7 क्वेश्चन आते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एज होते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे सिविल सर्विसेज के हो सकते हैं जो हरियाणा तैयारी ना कर पाए। तो हरियाणा एक अच्छे से तैयार करना है आपको प्रीलिम के लिए, कि हरियाणा के अगर 5 भी क्वेश्चन आ गए या 10 क्वेश्चन क्या बात है ना, या 15 आ गए तो बहुत अच्छा। तो हरियाणा एक अच्छे से तैयार आपको जरूर करना है, ठीक है। हरियाणा होगी तैयारी। सेकेंडली, हरियाणा के अंदर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि साइंस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछते हैं वो। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे क्वेश्चन हिस्टोरिकली वो थोड़े ज्यादा पूछते हैं। अब ये नहीं कह रहा मैं बाकी छोड़ दो, मैं आपको एजेस बता रहा हूं कि कहां एजेस पॉसिबल हैं। तो थोड़ा सा, और जनरली जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ जाते हैं, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन कई बार गलत होते हैं, ये कौन सा अलॉय के अंदर, ये अलॉय के अंदर क्या क्या है, ये कौन सा ओर है, कौन सा ये वो है, वही गलत हो जाते हैं, या पीरियोडिक टेबल का बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप समझ गए, क्वेश्चन सिंपल आता है लेकिन ना पढ़े होने की वजह से वो नहीं आपको आता, या उस वक्त वो आप कैच नहीं कर पाते। बेसिक केमिकल्स हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कई ये स्टेट एग्जाम्स के अंदर ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कई बार। ऐसा नहीं इस बार पूछेंगे मुझे नहीं पता, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको कि करते हुए थोड़ा ध्यान रख लेंगे आप तो बेनिफिट है। भाई कर भी लेंगे तो क्या नुकसान है हमारा।
भाई जहाँ केमिस्ट्री को अगर मैंने 4, 5, 6 दिन लगाने हैं, मैं अगर घर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो मेरा क्या जा रहा है, एक एक्सपीरियंस ही है ना, एक एक्सपीरियंस ही तो है, राइट। थर्ड, देखो इन एग्जाम्स में डेफिनेटली मॉडर्न पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस रहता है एज कंपेयर टू एंशिएंट एंड मिडिवल। मॉडर्न इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंशिएंट मिडिवल। तो अगर एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम है आपके पास तो आप मॉडर्न पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लें एज कंपेयर टू एंशिएंट और मिडिवल। अगर इंक्रीमेंटल टाइम करना सब कुछ है, इंक्रीमेंटल टाइम अगर आपके पास है तो आप एक्स्ट्रा टाइम कहां कहां लगाओगे, वो पॉइंट आपको मैं स्ट्रेटेजिकली दे रहा हूं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पे क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा आते हैं। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल, वेजिटेशन, है ना, वाटर बॉडीज, ये क्वेश्चन थोड़े कंपैरेटिवली ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू वर्ल्ड ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब ये कोई पक्का नहीं है, मैं बार बार फिर बोल रहा हूं, लेकिन अगेन ये किस पर्पस के लिए स्ट्रेटजी है, इन केस यू हैव सम इंक्रीमेंटल टाइम, आप मेहनती हो, आप एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हो, तो कहां लगाना है, यहां, ठीक। नेक्स्ट लिखो, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीकल्चर है या प्लानिंग है या इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर, प्लानिंग, इंडस्ट्री, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चन हिस्टोरिकली पूछे जाते हैं। अगेन इकोनॉमी आपने कर ली, एक दिन एक्स्ट्रा बचा है आपके पास, तो किस पे लगाओगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, प्लानिंग पे एक बार थोड़ा सा और फैक्ट्स इकट्ठे कर लेंगे, थोड़ा सा क्या जा रहा है हमारा। ऐसे अगर आप देखो इंडियन पॉलिटी के अंदर यूनियन एंड स्टेट एग्जेक्टिव पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यूनियन एग्जेक्टिव पे, यूनियन और स्टेट पे ज्यादा क्वेश्चन कंपैरेटिवली, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली, गवर्नर, प्रेसिडेंट पे तो आएगा, इमरजेंसी, है ना, अमेंडमेंट पे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा, यही एक्सपीरियंस होता है और क्या। अब देखो कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो हमें बनानी है ना, कि हाँ यार ये स्ट्रेटजी मैंने रखनी है, लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तब भी सबके लिए बराबर ही है। तो पॉलिटी जब करेंगे तो आप ध्यान रखो कि यूनियन एंड स्टेट जो प्रेसिडेंट, इंक्रीमेंटल टाइम लगाना है, क्योंकि थोड़ी पेचीदगियां होती है, कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, फिर क्या पावर्स है, उसमें कई बार फाइन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रेसिडेंट पावर, प्रेसिडेंट और गवर्नर के कंपैरिजन पे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, पहला प्रेसिडेंट कौन था, अब ऐसे क्वेश्चन जो पहला प्रेसिडेंट कौन था, पहला गवर्नर कौन सा था, इसका कौन सा था, वो क्वेश्चन यूपीएससी में जनरली नहीं पूछे जाते, तो यहाँ पूछ लेते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा या हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो क्या पूछेंगे, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने पॉकेट वेटो यूज करी थी, अभी यानी जैल सिंह, ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जो मिनिस्टर भी रहा, इनमें से कौन से। एक बात है, मतलब अब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछे जाते, यहीं आके यूपीएससी और स्टेट डिफरेंट हो जाते हैं। दैट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड यूपीएससी बेस, समझ पा रहे मेरी बात आप। ऐसे ज्योग्राफी में भी ऐसा होता है, उन्होंने पीक पूछ लेनी है कि ये पीक कौन सी स्टेट में है भाई, ये 4 पीक दिए, इसमें हाईएस्ट कौन सी है, ये 4 नदियां इसमें से सबसे लंबी कौन सी है। अब ये यूपीएससी में कोई नहीं करता, करते हुए तो इग्नोर कर देते हैं, यार इतना शांत रूप से, ये स्टेट है इसके, ये कंट्री है इसकी, 4 कंट्री साथ में कौन सी लगती हैं। या ये जी नेशनल हाईवे है, इस पे कौन सा जी शहर, कौन से शहर पड़ते हैं। हम कह तो देते हैं कई बार कि आईएएस की तैयारी करो, एचएस हो जाएगा, पीसीएस हो जाएगा, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। पका लेना तैयारी करने की, आईएएस पीसीएस कुछ नहीं है, इस एग्जाम है, इफ यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम यू विल क्रैक इट, यू मे नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर आईएएस। मेरे पास ऐसे इस पीसीएस में भी ऐसे बच्चे हैं ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने सिर्फ 4 महीने तैयारी करी, 280 लेके जा रहे हैं पेपर।
जो IAS के मेरे ऐसे बच्चे हैं, कई जिनको ऐसे 180 नहीं बन रहे, वो बच्चा है, और 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो 260, 270, 280 लेके जा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट के लिए तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन के लिए नहीं। यह सबके लिए मुश्किल है, मुझे दिमाग लगा करना बस। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, डरना क्या, चक दो फट्टे। अब जिनके हाथ ही कांपने लगे वहाँ पे कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, 20 क्वेश्चन सीसेट के छुट गए, तो क्या बनना उनका। एक बच्चा बैठ गया वहाँ तुक्के लगाने, भाई नहीं तो बड़ा क्वेश्चन कौन करे, छोड़ यार अगला चल, इसका ए लगाओ, आगे चलो, क्या पता ठीक हो जाए, हो गए ठीक। अब एक बच्चा मुझे कह रहा है जी मेरे 200 में से सीसेट में 60 बन रहे हैं। मैंने कहा यार तेरे से बेवकूफ बच्चा नहीं हो सकता कोई। मैंने उसके मुंह पे बोला, कहते सर क्यों, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मैंने कहा तू सोच, 60 तो नंबर बता रहा है मेरे को अपने, कितने क्वेश्चन तूने ठीक किए? 25। मैंने कहा कितने नंबर थे? 80 क्वेश्चन थे। कितने? 55 और क्वेश्चन थे। मैं कहा 55 के सबके ए भी लगाया था, तब भी 10 तेरे और ठीक हो जाते। क्या कहते हो? जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि 55 में से 25 तो करे नहीं टेंट, हाथ तक फूल गए वहां पे। ये नहीं सोचा कि ए ही लगाया हूं सबके में। इतना नर्वस हो जाता बंदा वहां पे, क्योंकि रिजल्ट के लिए तैयारी नहीं कर रहे ना, जेम्स बॉन्ड बन के जा रहे हैं वहां पे कि यार सब आता होगा हमारे को, तो हम तो IAS की तैयारी करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन छोड़ा है वहां, इतना दिमाग नहीं चला। क्या नहीं इमेजिन कि सबका ए ही लगा दूं मैं। खास बात नहीं है कोई, हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। ये अपने आप को तैयार करना पड़ता है मेंटली कि ठीक है यार ऐसा कुछ पेपर भी आ सकता है। अगर ऐसा आ गया कोई बात नहीं टाइम बचा कोई बात नहीं, सबका 25 का 25 का ए लगा देंगे। अब ए भी लगा दिया तब भी 25 में से विद प्रोबेबिलिटी 6 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे आपके, 6-7 क्वेश्चन मिनिमम। 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 और ऐड हो गए। सक्सेस और फेलियर में इतना ही फर्क है बस। तो आई ऑलवेज से कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द रिजल्ट, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर द प्रिपरेशन। हमेशा रिजल्ट की सोचो एंड टेक हेल्प। पूछते रहो ये करना है नहीं करना, इतना करना है इतना नहीं करना, क्योंकि एक गलत किताब, एक गलत टेक्स्ट, एक गलत डायरेक्शन आपका महीना उड़ा लेगी। टाइम ही इतना है। ये तो टाइम बहुत खुला हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब टाइम इतना ही है तो आपको बड़ा ही फोकस होकर चलना। क्लियर होगी बात? सो दिस वाज समथिंग अबाउट HSP। आई थिंक आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कंटूर्स ऑफ द स्टडी। मेरा इंटेंट समझ गए हो आप कि तैयारी करनी कैसे है मुझे। किताबें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है। जब एटीट्यूड आपका इंपॉर्टेंट होता है तो किसी किताब में से भी निकाल सकते हो आप। अगर आपका एटीट्यूड ठीक है, आपको समझ, आप लक्ष्मीकांत से भी वो 30-40 पेज निकाल लोगे बाहर, कितना पढ़ना है बस। लेकिन हो नहीं पाता वो अंदर से। वो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है ना, बिपिन चंद्र की किताब है वो, सॉरी गलत लिखी है, सुभाष कश्यप की किताब है NBT की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। वो आप ले सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप है, अगर पॉलिटी की पढ़नी है आपने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप है, NCERT को उसके साथ जोड़ दो, प्लस नोट्स जोड़ दो, हो गया आपका। सर दोबारा से बताएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय बिपिन चंद्र। ये NBT वाली, नॉट पेंगुइन वाली। पेंगुइन वाली इतनी मोटी है, लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब आती है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, पतली सी किताब है। प्लस नोट्स जरूर ब्लेंड करना है किसी भी इंस्टीट्यूट के आपके साथ। और अगर आप इन मोटी किताबों से बच पाए तो आप याद करोगे बाद में कि अगर आप ये रमेश सिंह, लक्ष्मीकांत, राजीव वही ये किताबों से बच गए अगर, तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। इन किताबों को पढ़ने की वजह से अच्छा तो क्वेश्चन बैंक ले लो, कोई बेटा TMH का ले लो, किसी का ले लो, 2000-3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। जो आते हैं ठीक है, जो नहीं आते वो फैक्ट्स अपने नोट्स में लिख लो, काम खत्म। आप देखोगे ये स्ट्रेटजीज हैं, ये एकेडमिक बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि अगर 2-3 हज़ार क्वेश्चन 3 हज़ार मैंने प्रैक्टिस कर दी है, वो इसे और कहाँ ऊपर छोटी क्वेश्चन आ जाएंगे।
कहने की बात है, मेहनत है। कहाँ से अपना ये स्टेट लेवल पे अपने आप क्वेश्चन कोई नहीं बनाता, सब ऐसे ही होते हैं, वही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अब प्रेसिडेंट से पूछने हैं या 40-50 क्वेश्चन बनते हैं, वही उसमें से पूछेगा यार, ऊपर से आ जाएगा क्या? उसी का वेरिएंट होगा क्वेश्चन का, वो 50 क्वेश्चनों का कि हाँ IAS लेवल है तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, स्टेट लेवल तक इतना तक इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। क्या कहते हो? उतना आपने कर लिया बस, ठीक है। दिस इज प्रिपेयरिंग फॉर रिजल्ट, ऐसे सोचना है, इतना ही करना। अब फ्रीडम स्ट्रगल है यार, 1857 रिवोल्ट है, क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे यार, ठीक है। थोड़ी क्रॉनोलॉजी पता होनी चाहिए, कब पहले कहाँ हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ये मेन सेंटर ये वाले थे, सेंटरों पे लीडर कौन सा था, किसने क्रैश किया, और क्या क्वेश्चन पूछ लेना। अगर और पूछ ले तो पूछ ले भाई, तो कमा रहे हैं। मेरा काम तो इतना तैयार करना है। अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है आपके, आर्य समाज ब्रह्म, एक क्वेश्चन पक्का आता है इस पे, एक या दो भी आ जाते हैं। प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, ये कोई ना कोई क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन आता है। क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, कौन लीडर था, कौन सी किताब है, क्या कहा, कोई मेजर इवेंट है, वो याद करना। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से निकाल लेंगे फैक्ट्स, कोई एडिशनल पूछा गया क्वेश्चन वो अपने पास लिख लेंगे। बहुत ही फोकस तैयारी चाहिए इस तरह से, और आप देखोगे रिजल्ट आएगा, पक्का रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप कम पढ़ोगे, उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, रट्टा मारोगे, याद करोगे, ताकि चीजें याद रहेंगी वहां पे। किसी IAS वाले को पकड़ लो, उसको पूछो अपने शरीर में कितनी हड्डी है, वो आधे वो नहीं बता पाएंगे। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये नहीं बता, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये नहीं बता पाएंगे। यही आ जाएगा वहां क्वेश्चन। हो जाता है साहब, क्योंकि हर एग्जाम का करेक्टर अपना डिफरेंट होता है वैसे, ठीक है जी। सो दिस वाज सम इनपुट्स फ्रॉम माय पार्ट। आई होप यू विल ऑल प्रिपेयर इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है ना। दिस लेक्चर इज ओवर।